स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक एमसीक्यूज बेसिक इलेक्ट्रिकल के, जिनमें स्टार्टिंग में बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखिए, जो पढ़ रहे हैं अभी काफ़ी टाइम से उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो अभी एमसीक्यूज को अभी लर्न कर रहे हैं, उनको सीख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, अभी फ्रेश जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो है। उन्हें उन्हें आगे समझने के लिए इसमें बड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़े ध्यान से देखना है। कुछ एमसीक्यूज हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम। देखो, इसमें क्या है ना, कई जगह आपको आंसर मिलेगा, कई क्वेश्चनों में 2R, ठीक है, और कई जगह आपको 4R भी मिलेगा। देखिए, मैंने ये वाला क्वेश्चन इसीलिए उठाया है। देखो, जो सिंपल क्वेश्चन रहेंगे वो तो आप बड़े आराम से सॉल्व भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पे कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैंने वही वाले क्वेश्चन उठाए हैं जिनमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो कई जगह आप देखेंगे 4R आंसर है, कई जगह आप देखेंगे 2R आंसर है। तो इसको समझते हैं पहले। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों क्वेश्चन मैंने साइड बाय साइड रख दिए हैं। ठीक है, अब ये इसमें आपके एक क्वेश्चन में तो आंसर रहेगा 4, ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा कैसे, और नीचे वाले में रहेगा 2R। ठीक है ना, ये इनमें जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो वहां पे आप कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स पे बड़े ध्यान दीजिएगा। जैसे कि द वायर इज स्ट्रेच्ड, ये यहाँ पे स्ट्रेच्ड वर्ड आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इज, वायर इज, यहाँ पे वायर इज स्ट्रेच्ड, और यहाँ पे सिंपली वायर इज डबल। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेच्ड टू डबल लिखा हुआ है, और यहाँ पे वायर इज डबल लिखा हुआ है ओनली। ठीक है, या फिर कहीं पे वायर इज बिकम डबल। ठीक है, ऐसे जहां पे इस टाइप के वर्ड्स होंगे वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखिए, वैसे सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, अब जिन क्वेश्चनों में सपोज कीजिए ये मेरा आर ओरिजिनल, मेरा आर ये था। ठीक है, जिन क्वेश्चनों में सिंपली आपको ये लिख दिया कि वायर इज डबल, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है, सिंपली आर डैश, मतलब जो बदल गया आर, रो 2L बाई ए। ठीक है, अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को, तो आप देखेंगे ये वाला जो है आर डैश क्या हो गया है, आर डैश इक्वल टू 2R। ठीक है, तो यानी कि जो सेकंड केस है जिसमें सिंपली लिखा है कि लेंथ ऑफ वायर इज बिकम डबल, ठीक है, तो वहां पे आंसर आपका क्या रहेगा, 2R। जब पहले R था, तो नेक्स्ट केस में जब वायर की लेंथ डबल हो गई है, तो वहां पे आंसर क्या रहेगा, 2R। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं स्ट्रेच टू डबल वाले केस को। अब देखिए, जो स्ट्रेच टू डबल वाला केस है, इसमें सपोज कीजिए R हमारा था, R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई ए। ठीक है, अब जो हमेशा याद रखिए, जब स्ट्रेच कर रहे हैं ना, तो वहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम। ठीक है, ये वॉल्यूम जो होगा वो चेंज नहीं होगा। अब आपको पता है, जब वायर जो रहती है, वायर वो किस शेप में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, और उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, अब सपोज कीजिए जब मैंने अगर लेंथ को डबल किया है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसकी लेंथ को डबल कर देता हूं, लगभग ये आप मान लीजिए डबल है लेंथ। ठीक है, इन इन केस अगर लेंथ डबल कर दी, अब वॉल्यूम तो सेम है, तो यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एरिया ज्यादा है, ठीक है, और लेंथ क्या है, लेंथ कम है। अब सेकंड केस में क्या हुआ, लेंथ तो कर दी डबल, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, कम हो जाएगा। ठीक है, अब जब वॉल्यूम हमें सेम रखनी है, तो पाई आर स्क्वायर एल में, पाई आर स्क्वायर तो इसका एरिया हो गया साइड का। ठीक है, एक मिनट, ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इनटू एल,
अब एल में आपने कर दिया दुगना स्ट्रेच करके। तो जब वॉल्यूम हमें कांस्टेंट रखना है, पाई आर स्क्वायर एल वाला जो वॉल्यूम है उसे कांस्टेंट रखना है, अगर एल डबल कर दिया तो पाई आर स्क्वायर के नीचे 2 आ जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा एरिया कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ये अगर हम लेंथ को डबल कर रहे हैं तो हमें एरिया को क्या करना पड़ेगा, हाफ। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस अपने केस पे। तो अब हमारा आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू रो, एल आपका डबल हो गया 2l डिवाइड बाय एरिया आपका हो गया हाफ। ठीक है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, रो 4l/a लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए, इन दोनों को कंपेयर करिए, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रही, सेकंड स्टेटमेंट ये रही। ठीक है, आप देखेंगे इन दोनों में 4 गुने का फर्क है। ठीक है, सेकंड जो रेजिस्टेंस जो स्ट्रेच होके आया है वो 4 गुना है पहले रेजिस्टेंस से। तो यानी कि जो फर्स्ट केस है इसका आंसर क्या आएगा, 4r। देखिए आप समझ गए ना, एक वर्ड ने आंसर को चेंज कर दिया, स्ट्रेच्ड टू डबल, और एक में ओनली सिंपली डबल। तो जहां पे स्ट्रेच टू डबल रहेगा वहां पे 4r, और जहां पे सिंपली डबल रहेगा वहां पे 2r। और कई कई बार ये स्ट्रेच टू डबल की जगह 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना वो सब रहता है। तो सिंपली जितने गुना होगा, मान लीजिए 2 टाइम्स होगा तो 4r, अगर मान लीजिए 6 गुना बढ़ा दिया तो आंसर आएगा 6 इंटू 6 36। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, जितना आपका लेंथ बढ़ेगा उतने गुना एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितना गुना आपका लेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेच जितने गुना होगी उतने गुना आपका उसको उससे मल्टीप्लाई करके उतना आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर x टाइम आपकी लेंथ बढ़ती है तो आपका x स्क्वायर टाइम रेजिस्टेंस बन जाएगा इन द केस ऑफ स्ट्रेचिंग। ठीक है, सिंपल वाले केस में अगर मान लीजिए x टाइम अगर बढ़ रहा है तो x टाइम ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और स्ट्रेच वाले केस में x टाइम अगर लेंथ बढ़ रही है तो x स्क्वायर टाइम्स आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। अब क्वेश्चन है, two bulbs marked 200 watt 250 volt and 100 watt 250 volt are joined in series to 250 volt supply. Power consumed in the circuit. तो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होती है, जो बच्चे हैं जो अभी लर्न कर रहे हैं चीजों को, वो इन 200 वाट और 100 वाट से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये जो आपकी फिगर्स है ना, जैसे ये आपका क्या था, ये सपोज कीजिए, मैं इसको इसका डायग्राम बना देता हूँ। ये समझ लीजिए बल्ब है। ठीक है, फिर ये दूसरा बल्ब है। ठीक, अब होता क्या है, ये इसकी रेटिंग है 200 वाट 250 वोल्ट, और ये आपका 100 वाट और 250 वोल्ट। ये इस बल्ब की ना रेटिंग है, मतलब ये बल्ब जब मैन्युफैक्चर हुआ है तो इस हिसाब से मैन्युफैक्चर हुआ है। ठीक है, अब हमेशा जब भी आपको कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो सिंपली सबसे पहले क्या निकालिए, देखिए पावर क्या है, पावर होता है आपका या तो आई स्क्वायर आर, ठीक है, या आपका होगा वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, जिस सर्किट में आपको वोल्टेज दी जाए तो वहां पे आप वी स्क्वायर बाई आर वाला फार्मूला यूज करो। जिस सर्किट में आपको सप्लाई की करंट दिया गया हो तो वहां पे आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला यूज करो। ठीक है, यहां पे उसने क्या किया है कि इस सर्किट को 250 वोल्ट सप्लाई दी गई है। ठीक है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वी स्क्वायर बाई आर पावर का। ठीक है, अब वी स्क्वायर बाई आर में वी तो अपने पास है ही, अब हमें आर निकालना है। तो बेसिकली जो मैन्युफैक्चर्ड बल्ब है ना, इनका रेजिस्टेंस निकालिए। तो पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, तो आर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, तो यहां से v आपका है 250 इंटू 250 डिवाइड बाय 200। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 312.5। ठीक है, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप एक बार इसको देख लेना अपनी तरफ से भी। अब सेकंड वाले केस में r इज इक्वल टू सेम वी स्क्वायर बाई पी,
ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 250 इंटू 250 डिवाइड बाई पी, पी आपका है 100, ये हो गई 625। ठीक है, अब आपके जो सर्किट है, जो सीरीज वाला सर्किट है, उसमें दोनों बल्बों के रेजिस्टेंस निकल गए 312.5 और 625। ठीक है, अब इसको हम सही से सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है 312.5 ओम जो पहले बल्ब का रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया 625 ओम जो कि दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारा अब पावर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, V आपका 250 इंटू 250 डिवाइड बाई आर आपका इन दोनों का सम हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए सम कर देंगे 312.5 प्लस 625। ठीक है, यहां से आपकी P की वैल्यू आ गई 66.67। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर अप्रोक्स 67 वाट, बी आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना जब भी आपके पास इस तरह की कोई फिगर हो ना और आपसे फाइनल पावर पूछा जाए तो आप इन पावर वैल्यू से कंफ्यूज मत होइए। पहले सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालिए और टोटल वोल्टेज से कंपेयर करके उसका पावर कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, और इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जो सप्लाई दे रखी है वो वोल्टेज में दे रखी है या करंट में दे रखी है। जब भी वोल्टेज में दे रखी हो तो वी स्क्वायर बाई आर वाला फार्मूला यूज करना है, और अगर करंट में दे रखी है तो आई स्क्वायर आर वाला यूज करना है। ये बड़ी दिक्कत आती है इसमें, मैं इसलिए आपको इस पे बड़ा फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना इन सब चीजों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर एक इस टाइप के क्वेश्चन कुछ आते हैं हमारे उसमें, जब यहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है। एक्चुअली ये जो लाइन है इस लाइन की वजह से, और ये जो लाइन है, ये जो बाईपास वाली लाइन है, इनसे बड़ी दिक्कत होती है करने में क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका मैं एक बड़ा सिंपल सा आपको वो बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है, और ये फिर उसके बाद बड़े आसानी से हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो इसको करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है इसमें, देखो टोटल जो रेजिस्टेंस है ना, टोटल जो एलिमेंट हैं, ठीक है, उन आपने नोड्स के बारे में तो पढ़ाई है। तो ये नोड्स देखिए कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 नोड्स हैं। अब ये क्योंकि बैटरी और रेजिस्टेंस के बीच में यही नोड बन रही है तो मैं इस वाले को काउंट नहीं करूंगा, ये जो राइट साइड वाला है इसे काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, बेसिकली हमारे जो नोड्स हैं वो 1 2 3 और 4 नोड हो गए। ठीक है, अब इन 4 नोडों को ना ब्रिज की तरह इसको बना दीजिए। ठीक है, मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ, ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, तो मैं एक ब्रिज बना देता हूँ, ब्रिज ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक, अब आप ये देखिए ए और बी के बीच में क्या है, 3 ओम रेजिस्टेंस, तो ए और बी के बीच में 3 ओम रेजिस्टेंस बना दीजिए। ठीक है, ये आपने 3 ओम बना दिया। फिर उसके बाद क्या है, ए और सी के बीच में कितना है, ये भी 3 है, तो आप यहाँ पे एक बना दीजिए, 3। फिर उसके बाद बी और डी के बीच में कितना है, 3, बी और डी के बीच में बना दीजिए 3। ठीक है, अब आप ये देखिए सी और बी के बीच में क्या है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, शॉर्ट है, तो सी और बी को कर दीजिए शॉर्ट। फिर उसके बाद आपका ए और डी के बीच में क्या है, शॉर्ट है, तो ए और डी को भी कर दीजिए शॉर्ट। ठीक है, अब इसमें कर दीजिए बैटरी कनेक्ट। ठीक है, बैटरी आपकी है 2 वोल्ट। देखिए आपने इसे वैसे तो ब्रिज वाले उससे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे I1 और जैसे एक ब्रांच में आई ले लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे में I1 ले लेते हैं। ठीक है, फिर तीसरे में I2 ले लेते हैं। इस तरीके से आप जो सॉल्व करते हैं आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं आपको एक यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग और बढ़िया एक आपको शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है,
कि इससे ये कैसे सॉल्व हो जाएगा। देखो होता क्या है, हमेशा एक बड़ा फंडा याद रखना। जैसे यहाँ से 2 वोल्ट की बैटरी से करंट निकला ऐसे, ठीक है, करंट बह रहा है, बह रहा है। अब आप मुझे ये बताइए, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। यहाँ से करंट जैसे गया, यहाँ पे इसको तुरंत ऑब्स्ट्रक्शन मिला 3 ओम का, तो यहाँ से आगे जाने से पहले कोई आसान रास्ता ढूंढेगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वाली ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, बहा बहा वहां पे अभी गया नहीं आगे, ठीक है ना, रुक गया वहां पे, जहां पहले फ्रीली। आप इसे नहर की तरह सोचिए, यहाँ पे समझ लिए नहर में कोई ब्लॉकेज है, ठीक है। तो नहर का पानी क्या करेगा, अब ऐसे रास्ते में जाने की कोशिश करेगा जहां पे ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से बहा, फिर यहाँ से भी ऐसे निकला, फिर यहाँ रुक गया, ठीक है। ऐसे ही ये यहाँ से फिर करंट गया, फिर इस वाली ब्रांच में गया, फिर यहाँ रुक गया, ठीक है। तो यानी कि जहां तक करंट फ्रीली बह गया, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से पहले, इस रेजिस्टेंस से पहले और ये तीनों रेजिस्टेंस हैं, इनसे पहले पहले आके करंट अब रुक जाएगा, ठीक है। तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस से पहले के पॉइंट हैं, यहां तक करंट फ्रीली बह गया बिना किसी दिक्कत के। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, ठीक है। ये तीनों नोड जो हो गई, अब मैं इसको दोबारा आपको वो यहाँ समझाने के लिए था, अब मैं इसे हटा देता हूँ। ये जो आपके ब्लू पॉइंट्स हैं, इन ब्लू पॉइंट्स को हटा देता हूँ। अब आप देखिए, वो मेरे क्या थे, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स थे, तो मैं उनको अलग से दिखाऊंगा अभी आपको। ये 3 ओम रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद यहाँ पे भी 3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब यानी कि ये मेरे जो दोनों पॉइंट हैं, ये कौन से पॉइंट हैं? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। ये वाला पॉइंट जो है, ये भी, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी पॉइंट सी और जो बी है, नोड सी और बी है, ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो गए। तो अब इसको मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ? सी और बी को, एक ही कोई पॉइंट बन गया, सी बी पॉइंट। क्या बन गया? सी बी पॉइंट, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से अब इन 3 ओम रेजिस्टेंस के बाद वाले ए और डी पॉइंट, ठीक है, ये दोनों इक्वी पोटेंशियल हो गए। कैसे? अगर मैं इस बैटरी को रिवर्स कर दूं यहाँ पर, ठीक है, 2 वोल्ट की बैटरी अगर प्लस माइनस की जगह अगर मैं इधर प्लस कर दूं और इधर माइनस कर दूं, तो करंट इधर से जाएगा, और जब इधर से जाएगा तो वही सेम चीज यहाँ पे होगी। यहाँ से करंट इन तीनों रेजिस्टेंस के पॉइंटों तक फ्रीली मूव करेगा, और ये तीनों पॉइंट क्या हो गए? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो गए। और इन तीनों पॉइंटों के नजदीक में कौन सी नोड है? ए और डी है। मतलब इनसे पहले जो नोड है वो कौन सी है? ए और डी है। तो सी बी के साथ साथ आपका ए और डी जो पॉइंट है, ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो गया। यानी कि ये दोनों पॉइंटों को हम एक जगह लिख सकते हैं और ए और डी को हम एक जगह लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप जब इसे देखेंगे ना, तो ये हमारा ये डायग्राम है, ये सिंप्लीफाई होके कैसा दिखेगा? एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो पॉइंट हैं इधर, ये एक पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, ये जो रेजिस्टेंसों के एक तरफ इक्वी पोटेंशियल पॉइंट और दूसरी तरफ भी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। और ये जो पॉइंट था, एक तरफ आपका क्या आ गया था? बी सी डैश, जो बी और सी से मिलके बना, और इधर ए डी डैश, ठीक है, जो ए और डी पॉइंट से बना। बस सिंपली आपको इसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। बैटरी आपकी है 2 वोल्ट, बैटरी आपकी 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट और आपके रेजिस्टेंस 3 के हैं, तो पैरेलल में इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट कितना आ जाएगा? 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। और यहां से हमारा करंट निकल के आ जाएगा V बाई आर। V आपका है 2 वोल्ट, R है 1 ओम, तो आपका करंट आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। बहुत ही सिंपल लॉजिक और बहुत ही फायदेमंद। जब आप बड़े बड़े नेटवर्क सॉल्व करेंगे ना, तो बहुत जगह आपको ये इक्वी पोटेंशियल वाले पॉइंट्स मिलेंगे, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। यहाँ पे तो सिंपली इसने ये कहा है कि भाई एक बल्ब है, उसके साथ सीरीज में एक रूम हीटर लगा दिया गया है। अगर उस बल्ब की रेटिंग, जो 60 वाट वाले बल्ब की रेटिंग को अगर हमने बदल के वहां पे 100 वाट का बल्ब लगा दिया, तो हीटर की आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। कहीं कहीं जगह पे ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि एक हीटर है, इसका एलिमेंट अगर छोटा हो जाए या बढ़ा दिया जाए, तो उससे हीटर की आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे
फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है सर्किट को। ये हमारा हीटर है, फर्स्ट एलिमेंट हीटर, सेकंड एलिमेंट बल्ब। ठीक है, अब हमने जो सर्किट को जो सप्लाई वोल्टेज सोर्स की है वो हमने क्या कर दिया, Vs। ठीक है, और सपोज करो इस सप्लाई सोर्स Vs की वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है, Is। ठीक है, और देखिए जब भी मार्केट में आप जाओगे, ठीक है, तो जो भी चीज आप खरीदोगे, कोई भी हाउस होल्ड एलिमेंट हो, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, हीटर हो या गीजर हो या कुछ भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हो, तो स्टैंडर्ड रहता है 220 वोल्ट। तो हम इस हीटर और बल्ब की ना एक वो रेटिंग प्लेट यहाँ पे लिख लेते हैं। सपोज करो पावर हीटर की क्या है, PH। ठीक है, और इसकी वोल्टेज स्टैंडर्ड V। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस RH। ठीक है, इसी तरीके से बल्ब बल्ब का जो पावर है वो PB। ठीक है, और वोल्टेज V। ठीक है, और रेजिस्टेंस RB। ठीक है, अब ये देखिए मैंने दोनों जगह V इसलिए लिखा क्योंकि आप मार्केट में जब जाते हो ना तो एक स्टैंडर्ड रहता है पूरे इंडिया में, या फिर जो भी कंट्री है वो अपना एक स्टैंडर्ड रखती है वो। अब देखिए जो हीटर की आउटपुट है, हीटर आउटपुट, ये किस पे डिपेंड करेगी, हीटर की आउटपुट किस पे डिपेंड करेगी, हीटर की पावर पे। ठीक है, हीटर की पावर पे। यहां पे हीटर की पावर क्या है, PH। ठीक है, और पावर हीटर की क्या हो जाएगी, I, सर्किट का करंट I², और हीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मेरे को देखो हीटर की आउटपुट को चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई इससे क्या होगा, मतलब बल्ब को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा। सपोज करो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लेता हूँ कि हीटर की आउटपुट बढ़ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हीटर की आउटपुट बढ़ रही है सपोज कीजिए। तो हीटर की आउटपुट बढ़ेगी कब, जब या तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़े, ठीक है, या हीटर का रेजिस्टेंस बढ़े। अब हीटर का रेजिस्टेंस तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि हीटर का रेजिस्टेंस क्या है, मैन्युफैक्चर्ड है। ठीक है, तो ये हम वेरी नहीं कर सकते। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, हम सर्किट का करंट बढ़ाएं। तो हीटर की जो आउटपुट है वो तब बढ़ेगी जब सर्किट का करंट Is जो है, सर्किट का करंट Is जो है वो बढ़े। अब यहाँ पे Is के बढ़ने के क्या तरीके हैं, Is कब बढ़ेगा, जब सर्किट का रेजिस्टेंस घटे। ठीक है, Is कब बढ़ेगा, किस केस में बढ़ेगा Is, जब सर्किट का रेजिस्टेंस घटे। Is तब बढ़ेगा जब सर्किट का रेजिस्टेंस घटे। ठीक है, अब सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, RS है आपका RH प्लस RB। ठीक है, ये हीटर का रेजिस्टेंस हो गया और ये बल्ब का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अब यानी कि RS तब घट सकता है जब या तो हीटर का रेजिस्टेंस घटे या RB का रेजिस्टेंस घटे। अब सीधी सी बात है, ये अगर हम हीटर का रेजिस्टेंस तो घटा नहीं सकते, क्यों, हीटर का रेजिस्टेंस घटाएंगे तो वापस फर्क किस पे पड़ेगा, हीटर की आउटपुट पे, और वो मैन्युफैक्चर्ड है, हमने वैसे ही कह दिया मैन्युफैक्चर्ड है RH, तो हम वैसे ही उसको हम चेंज कर नहीं सकते। अब हम चेंज सिर्फ कर सकते हैं बल्ब को, और बल्ब के रेजिस्टेंस को भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जब हम कोई दूसरा बल्ब दूसरे रेजिस्टेंस वैल्यू का यहाँ पे लगा दें। अब सपोज करो यहाँ पर कितने वाट का बल्ब था, 60 वाट का। ठीक है, 60 वाट का बल्ब जो है उसका रेजिस्टेंस जब आप फाइंड करोगे तो कैसे करोगे, R इज इक्वल टू V² P। ठीक है, तो पहला R1 आपका क्या है, V² 60 वाट। ठीक है, और जब जब आप इसको रिप्लेस करके 100 वाट से कर रहे हो तो R2 कितना हो जाएगा, V² 100 वाट। ठीक है, अब आप ये देखो, ये R1 है आपके सामने और ये R2 है। ठीक है, जब आप 100 वाट का लगा रहे हो तो उस केस में क्या हो जा रहा है, आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जा रही है एज कंपेयर टू R1। साफ दिख रहा है ना, जब आप ऊपर 60 से डिवाइड कर रहे हो, नीचे 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड केस में बल्ब के रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही हमने 60 वाट को रिप्लेस किया 100 वाट से, तो हमारा क्या हो गया, RB क्या हो गया, कम हो गया। RB के कम होने से
अभी मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप वो कंफ्यूज ना हो। तो ये आरबी आपका कम हुआ, आरबी के कम होने से टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कम हुआ, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस के कम होने से टोटल सर्किट करंट बढ़ गया, टोटल सर्किट करंट बढ़ने से आपका हीटर की आउटपुट बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जब आएगा तो आपको क्या लिखना है, द हीटर आउटपुट विल इंक्रीज, जब आप 60 वाट बल्ब को रिप्लेस कर रहे हो 100 वाट बल्ब से। लेकिन इसमें ये चीज जरूर ध्यान रखना कि क्या नाम है, इस तरीके से मत याद कर लेना हीटर आउटपुट विल इंक्रीज तो हमेशा हीटर आउटपुट इंक्रीज पे लगा दिया, कभी कभी वो रिवर्स भी कर सकता है इस कंडीशन को। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब बल्ब आप रिप्लेस कर रहे हो 100 वाट से या बढ़ा रहे हो आप, मतलब बेसिकली अपने वाटेज को, तो फिर उस केस में क्या होगा, आउटपुट भी बढ़ेगी। और अगर आप वाटेज बल्ब का घटा रहे हो सीरीज में कनेक्ट करते वक्त, तो हीटर की आउटपुट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब देखो यहाँ पे एक वो, अब जो मैं दूसरा आपसे कह रहा था कि एक दूसरे तरीके से पूछता है, वो भी आपको मैं समझाता हूँ। उसमें वो क्या कहता है, दूसरे वाले केस में क्या कहता है कि भाई जैसे कोई हीटर है, देखो आजकल तो वैसे आपको जनरली फैन वाले आपको हीटर मिलेंगे जो रूम पे हम लगाते हैं, पर जो पहले जो हीटर आते थे स्प्रिंग लोडेड वाले जो रहते थे, जिसमें स्प्रिंग होती थी एक लंबी सी, इस टाइप से ये स्प्रिंग रहती थी हीटर के अंदर। ठीक है, उसको हम मतलब क्या करते थे, सप्लाई देते थे और वो हीटर, वो कॉइल गर्म होती थी और हीट देती थी। ठीक है, अब वो आजकल आज ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भाई इस हीटर का फिलामेंट अगर छोटा कर दिया जाए तो क्या क्या होगा। देखो आपको ध्यान होगा, अगर जो पहले वाले जो हीटर आते थे जब उसका फिलामेंट टूट जाता था तो हम क्या करते थे, उसको छोटे को ही जोड़ देते थे। ठीक है, छोटे को जोड़ देते थे तो बहुत ज्यादा तेज गर्म होता था। याद है आपको, ये ध्यान दिया है कभी? नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं। वो जनरली क्या होता था, जब फिलामेंट टूटता था और उसको जोड़ते थे जब हम सप्लाई, सेम सप्लाई वोल्टेज पे, तो हीटर की आउटपुट क्या होती थी, बढ़ती थी। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जब भी फिलामेंट जब टूटता है और छोटा हो जाता है तो हीटर की आउटपुट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, देखो हमेशा ये याद रखो, जब भी सर्किट आपका जो चीज कांस्टेंट होती है ना, तो फॉर्मूला वही वाला यूज करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है दोनों केस में, तो फॉर्मूला क्या लोगे आप, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, जिस सर्किट में सीरीज में एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप P इज इक्वल टू क्या करोगे, आई स्क्वायर आर करोगे। ठीक है, या क्योंकि इस सर्किट में क्या है, आई कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट सर्किट। तो ये हमेशा एक फंडामेंटल ये चीज है, ये याद रखना, जब भी आप सर्किट पैरेलल वाला यूज करते हो तो वहां पे फॉर्मूला क्या रखोगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। और जहां पे सीरीज वाला सर्किट होगा वहां पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आई स्क्वायर आर। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये वोल्टेज कांस्टेंट है हमारी, तो इसलिए हम फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब इस केस में क्या हुआ, सीधी सी बात है, यहाँ पे R1 है था, अब नेक्स्ट केस में जब वो छोटा हो गया तो R2 रह गया। तो जब ये हीटर की रेजिस्टेंस की सर्टेन लेंथ है और दूसरे वाले केस में वो कम हो गई। ठीक है, तो आपको पता है R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। जब लेंथ कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लेंथ सेकंड केस में R2 में लेंथ कम हो गई ना, तो यानी कि उससे क्या होगा, इफेक्ट क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और आपको पता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर है, जब हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हीटर की आउटपुट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें हमने अभी क्या देखा कि भाई हीटर की जो आउटपुट है, हीट क्या है, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो भाई हम दुकान वाला जो जो इतना बड़ा फिलामेंट दे रहा है वो इतना बड़ा क्यों दे रहा है, ये छोटा वाला ही क्यों नहीं यूज कर लेते हम भाई, सेम वोल्टेज पे जब हमें ज्यादा हीट आउटपुट मिल रही है। तो बेसिकली इसके क्या रीजन है, कुछ स्टैंडर्ड है। देखिए, अगर हम छोटा एलिमेंट यूज करेंगे ना, तो क्या होगा, आपकी पावर बढ़ेगी, जो पावर कंज्यूम करेगा वो बहुत ज्यादा करेगा। आप खरीद के तो लेके आए हो 1000 वाट का हीटर, लेकिन वो हो सकता है 3000 वाट खींच रहा हो। ठीक है, इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा, आपकी एमसीबी ट्रिप हो सकती है। ठीक है, आपकी एमसीबी ट्रिप कर सकती है। अगर एमसीबी ट्रिप नहीं करी तो जहां पे भी जॉइंट्स होंगे, जहां पे जॉइंट्स होंगे वायर के, वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, पिघलने लगेगी, इंसुलेशन क्या करने लगेगी, पिघलने लगेगी। ठीक है, और हो सकता है शॉर्ट सर्किट भी हो जाए। ठीक है, जैसे जैसे ये मतलब इसके डीमेरिट्स हैं। आप ये मत सोचिए कि छोटा हो गया है तो भाई फायदा ही है अपने लिए, तो अपने को तो हीट ज्यादा मिल रही है। इससे नुकसान क्या हो रहे हैं, आपके जो
और इक्विपमेंट है और इक्विपमेंट या एक्सेसरीज या वायर या एमसीबीज इलेक्ट्रिकल जो भी आपके सिस्टम है उनमें इफेक्ट पड़ता है, वो डैमेज हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको बेसिकली वही यूज़ करना है जो मैन्युफैक्चर्ड है। तो देखिए इसी तरीके से कैसे भी क्वेश्चन अगर आपको जो थोड़े से आपको डाउट लग रहा हो कि ये आंसर कैसे आया, क्यों आया, इसके पीछे फंडामेंटल क्या है, कुछ भी ऐसा कुछ भी आपको पूछना हो बेसिक इलेक्ट्रिकल में या फिर किसी और इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट में आके मुझसे पूछ सकते हैं।